welcome to this video. So here in this video we will discuss and revise the chapter 11th of class 10 science, that is electricity. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर आ जाता है क्लास 10 साइंस से रिलेटेड। आगे चल के अगर आप साइंस लेते हो तो आपके लिए चैप्टर क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन आए आप उसको क्या इजिली अटेम्प्ट कर पाओ। साथ साथ हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और वो इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। देखो चैप्टर आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत ज्यादा वाइडली यूज करते हैं, मींस घर घर में हमारे पास हर एक चीज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से चलती ही चलती है। आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपके पास एसी हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, ये सब चीजें जो आपका फ्रिज मतलब जो भी चीजें जो आपका लैपटॉप और फोन है वो भी क्या एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड डिवाइस ही तो है। मींस आपको चार्ज करते हो और फिर ये आपके क्या करता है आपको मतलब इसमें क्या यूज करते हो, ये सब आपका काम क्या यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आप यहां पर यूज कर रहे हो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहां से होती है, ये इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो हमारे क्या होते हैं। देखो यहां पर जो आपकी सबसे पहले जो चीज आती है वो आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वही आपकी क्या होती है, CURRENT, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वही आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मींस जो आपका जो चार्ज है, चार्ज मतलब कि Q, जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितने टाइम में कितना फ्लो हो रहा है उसी को हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रिक करंट। मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम डिनोट करते हैं I से और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो I किसके इक्वल आ गया, आई हमारा Q/T के इक्वल आ गया। ये आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। और जो आई की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर। एम्पियर ऐसे लिख सकते हैं या फिर स्मॉल में हम क्या यूज करते हैं, हम अपना A यूज करते हैं। और Q मतलब चार्ज, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी कुलम। और जो T है, T मतलब टाइम, टाइम की तो यूनिट आपको पता ही है वो होती है हमारी सेकेंड। और यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसकी कोई भी डायरेक्शन हमें यूज नहीं होगी। बट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है जो कि क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा होती है। मींस पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक हमारा जो करंट है वो फ्लो करता है, वो उसकी डायरेक्शन होती है। बट फिर भी ये हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वो मैं बता देता हूं क्यों वैसे तो आपका ये यूज करनी है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन होने के बाद भी इसको हम स्केलर क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होते हैं उनको फॉलो नहीं करता। बाकी ये चीजें आपके पास 11th-12th में आएंगी, वो आप वहां से ध्यान से समझना, बेसिक सा पॉइंट था। ठीक है, ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक करंट। अब जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो एक सर्किट में फ्लो होता है, जब भी वो आपके लिए क्या यूजफुल होता है। अब बात समझ, यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं इलेक्ट्रिक आ गया सर्किट, CIRCUIT। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या क्लोज लूप होता है जिसमें हमारे पास क्या एक तो वायर हो गई, एक हमारे पास क्या हो गया बल्ब हो गया, और बीच में हमने क्या लगा दिया, बीच में हमने स्विच लगा दिया, और हमने क्या लगा दी, हमने सिंपल एक बैटरी लगा दी। ये सब कुछ हमारा आ जाता है पूरा एक क्लोज लूप, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। मींस जिसमें क्या हो गया, बल्ब हो गया, मींस एक एलिमेंट हो गया, जिसमें हमारा एक स्विच हो गया, जिसमें हमारे पास क्या हो गया बैटरी होगी और एक वायर होगी। इन सब का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसमें हमारा क्या करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने से हमारा जो बल्ब है वो क्या ग्लो कर जाएगा अगर हम स्विच को ऑन कर दें। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो एक तरीके से दो तरीके के हो गए, एक तो हो गया क्लोज सर्किट और एक हो गया हमारा ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब क्या है, वो चारों तरफ से क्या है क्लोज है, बीच में कोई भी कट नहीं लगा हुआ, मींस स्विच भी क्या है ऑन है, तो यहां पर हमारा जो बल्ब है वो भी ग्लो कर जाएगा। ओपन सर्किट का मतलब है या तो बीच में से हमारी कहीं पर वायर कटी हुई है, या फिर हमारे पास क्या हुआ है जो बैटरी है वो सही से कनेक्शन नहीं हो पा रही, या फिर क्या है स्विच क्या है ऑफ है, तो उस टाइप के सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट। मींस जिसमें करंट क्या पूरी तरीके से फ्लो नहीं हो रहा, उसको हम बोलते हैं अपना ओपन सर्किट। ये आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसके मतलब कि इसका जो डायग्राम है और इसकी जो मतलब कि पूरी डेफिनेशन होगी ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं ये मैंने क्या बनाया, ये बल्ब बनाया, ये मैंने क्या बनाई बैटरी बनाई, ये मैंने क्या बनाया स्विच बनाई, ये मैंने क्या यूज किया, यहाँ पर मैंने सिंबल्स यूज किए। तो आप भी क्या करोगे, जो भी आप डायग्राम बनाते हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में या फिर इसमें फिजिक्स में जो डायग्राम बनाते हैं वहां पर हम अपने सिंबल्स यूज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट में वो अपने सिंबल्स यूज
करते हैं। ये सब हमारे पास सिंबल्स आ जाते हैं, जैसे बल्ब का सिंबल हो गया, वायर का सिंबल, बैटरी का सिंबल, स्विच का सिंबल, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, सिंबल्स आ जाते हैं, जो कि हम मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सब यूज करते हैं, जो कि आप हर जगह पर ये देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर ये ना यूज करके बल्ब लिखूंगा तो बाय चांस किसी को पढ़ना आए या ना आए तो उसमें क्या कंफ्यूजन हो जाएगा, बट ये बल्ब का सिंबल है, ये तो हर कोई पता लगा सकता है ना कि ये बल्ब का है, अगर उसको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा तो। ये आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर हम बोल सकते हैं नेक्स्ट एक दूसरा टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको एक थोड़ा हाई लेवल करके समझाऊंगा। वैसे तो आपको जो बेसिक जो आपको पता होना चाहिए और जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगा, बट उससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा की बात बता रहा हूं। अपना थोड़ा सा जो है दिमाग खोल लो और इस बात को समझो। बाकी अगर ये चीज नहीं भी समझ में आई या फिर वैसे तो बड़ी सिंपल सी आ जाएगी। देखो आपके पास क्या है, आपके पास ये एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब कि जहां पर आप वर्किंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हो तो वो आपके लिए स्कूल क्या हो गया, पूरा सिस्टम हो गया। आप अपने रूम में बैठ के पूरा काम कर रहे हो, बुक्स फैला रखी हैं, अपने फोन पर मतलब ये वीडियो देख रहे हो, ये सब काम कर रहे हो, तो वो आपका सिस्टम हो गया। मीन्स जहां पर आप क्या कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो। तो आप सिस्टम से दूर कहीं इनफाइनाइट पोजिशन पर आपका कोई क्या है, चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो उस चार्ज पार्टिकल को वहां से सिस्टम के अंदर तक लेके आने को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान रखना, ये सिंपल सी इसको समझो चीजों को। अपने चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से यहां तक लेके आने में जो आपने काम किया उसी को हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप इसको मान लो यहां पर लेके आ गए, ये हो गई ए पोजीशन। अब आप इसको क्या कर रहे हो, ए पोजीशन से बी पोजीशन पर लेके जा रहे हो, जो कि क्या है, सिस्टम के अंदर ही है। तो ए से बी पोजीशन तक लेके जाना जो कि विद इन द सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से यहां तक लाने के काम को पोटेंशियल, और यहां से यहां तक ले जाने के, मूव करने के काम को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि आपके आगे चल के हायर स्टडीज 10th 11th 12th में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब यहां पर हम समझते हैं अपना 10th लेवल से, जो आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेशन लिखोगे काम चल जाएगा। बाकी जिसकी ये आई होप आपके सबकी समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ये समझ में आ गया तो आगे चल के आप इलेक्ट्रिक में 12th में जो चैप्टर आएंगे वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज होगा। अब यहां पर बात आई है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमारे पास दूसरी चीज आती है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब सिंपल वही हो गया, वो काम जो कि एक चार्ज पार्टिकल को पूरे एक तरीके से पूरे सर्किट में घुमाने का या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो काम करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहां पर हमारा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहां से लेके यहां तक अगर जाना है या फिर यहां से यहां तक कुछ वाटर को फ्लो कराना है, तो यहां से लेके यहां तक कुछ डिफरेंस होना चाहिए। मीन्स या तो स्लोप में डिफरेंस होना चाहिए, या फिर हाइट में डिफरेंस होना चाहिए, या फिर आपको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कुछ फ्लो कराना है या फिर टेम्परेचर चेंज करना है, तो यहां पर मतलब टेम्परेचर का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। मींस कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए जब भी बॉडी क्या करेगी, मूव करती है। तो इसी तरीके से अगर हमारी जो ये वायर है, वायर में इस पॉइंट से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक करंट तक कब फ्लो करेगा, जब यहां पर और यहां पर क्या पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। मींस यहां करंट यहां से निकलेगा और वहां तक जाएगा, तभी तो जाएगा ना जब वहां जाके वहां कम करंट होगा और यहां पर ज्यादा करंट होगा, तो करंट मतलब कि एक तरीके से कम जगह घेरने के लिए वहां पर पहुंच जाएगा। तो जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा। तो यही हमारा यूज आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ये इसकी इस तरीके से डेफिनेशन आ जाती है। तो वायर में मींस जो बैटरी है, बैटरी में एक टर्मिनल कैपिटल होता है, एक टर्मिनल हमारा शॉर्ट होता है। मींस एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा होता है, एक तरफ पोटेंशियल कम होता है, तभी हमारा जो करंट है वो क्या होता है, फ्लो होता है। इसमें बीच में बल्ब हो गया, तभी से हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, जब हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर डेफिनेशन आ जाती है तो ये दोनों आप डेफिनेशन लिख दोगे। ठीक है पॉइंट। चलो जी, ये वाला हमारा टॉपिक हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। हाँ, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप साइंस को पढ़ोगे, साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे, ये आपका टॉपिक क्या है, पक्का आएगा। देखो ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम तो ये नाम था, और ये इनकी कुछ ऐसी पिक्चर थी, उनका नाम ओम से याद है, और ये आ जाता है ओम्स लॉ।
ठीक है। ओम्स लॉ में क्या कहते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो मींस जो फ्लो ऑफ करंट है, मींस जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V भी हमें पता चल गया, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब हमारा करंट, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसका जो ग्राफ आ गया वो इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा हो गया V मींस पोटेंशियल और I हो गया हमारा करंट। तो अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसे जैसे V बढ़ रहा है ऐसे ऐसे मेरा क्या होगा, I बढ़ता जाएगा। ये हमारा दोनों का मतलब रिलेशन आ जाता है। इसी रिलेशन को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटा के हम क्या देते हैं, इसको हटा के हम एक कांस्टेंट देते हैं जो कि इसके होता है V = RI के इक्वल आता है। ये जो ये R है, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो नई टर्म आई है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को समझते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये एक मेरी वायर है A से लेके B तक, और इसमें मेरा क्या है, A से लेके B तक मेरा करंट फ्लो होता है। अब इस वायर के अंदर ना एक टेंडेंसी, एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना उसका ये अपोज करेगी। तो उस अपोज करने की ही प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिंपल रेजिस्टेंस। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, जिसको क्या है हम R से डिनोट करते हैं, R से डिनोट कर दिया। और जो ये R है बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है वायर की। सबसे पहले डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर, मतलब जितनी लंबी मेरी वायर होगी उतना ज्यादा मेरा क्या होगा, वहां पर रेजिस्टेंस होगा, मींस उतना ज्यादा ही अपोज होगा। दूसरा ये डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मींस जितनी मेरी पतली वायर होगी उतना मेरा ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और जितनी मोटी वायर होगी उतना मेरा क्या होगा, वहां पर कम रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन फॉर्म करके लिखूं तो ये कैसे आ जाएगा, R/A मेरा आ जाएगा। और वही सिंपल प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या देते हैं, कांस्टेंट देते हैं। ये हो गया L/A, जो कि मैंने यहां पर कांस्टेंट दिया, वो दिया मैंने रो। और रो का जो मतलब होता है वो होता है रेजिस्टिविटी, RESISTIVITY। यहां पर मेरा रो हो गया रेजिस्टिविटी। अब सबसे पहले ये जो R का फॉर्मूला है इसको ध्यान रखना, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आते हैं। R = रो L/A। रो मतलब रेजिस्टिविटी, L मतलब लेंथ, और A मतलब हमारा क्या हो गया, एरिया हमारा हो गया। अब यहां पर जो रो है उसकी जो यूनिट होती है वो हमारी ओम हमारी होती है। रो की यूनिट क्या होगी, ओम। जो साइंटिस्ट का नाम था उसी अपने नाम से सब कुछ वो करे जा रहा है, फेमस होने के तरीके हैं भाई। हाँ, तो R की जो यूनिट होगी वो हमारी ओम ही होगी। अब यहाँ पर एक टर्म आती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, अगर जो मेरी वायर है वो 1 मीटर की हो और जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो वहां पर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लगेगा उस वैल्यू को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जिसको डिनोट करते हैं रो से। जिसका जो फॉर्मूला बन जाएगा यहीं से निकालते हैं। रो A को उधर भेज दो, L को नीचे भेज दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RA/L। ये क्या बन जाएगा, मेरा रो का फॉर्मूला बन जाएगा। रो मतलब हमारी रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर मेरी यूनिट होगी, जो कि होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ज्यादा कुछ नहीं है। रेजिस्टिविटी का सिंपल मतलब होता है एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर वायर की लेंथ 1 मीटर हो और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो वहां पर हमारा क्या बनेगा, वहां पर मेरा जो रेजिस्टेंस होगा उसको सिंपल हम रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, जिसको रो से हम डिनोट करते हैं। अब जो रेजिस्टिविटी होती है वो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो टेम्परेचर पर, मींस जो वायर का टेम्परेचर, वायर के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना है। साथ साथ डिपेंड करती है नेचर ऑफ वायर पर, मींस वायर कॉपर की है, एल्यूमिनियम की है, किस तरीके से है, उस चीज पर डिपेंड करती है। बस आपसे इतना ही पूछता है कि वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है, कब बढ़ेगी कब घटेगी, ये ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी आप ध्यान रख सकते हो कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है, मींस जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, तो जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, और साथ साथ जो रेजिस्टेंस है वो भी आपका बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो आपके पास नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये भी इतना ज्यादा नहीं है, बट ये मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये आपका टॉपिक आ जाता है रिलेटेड टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में ये सब चीजें आएंगी। VI ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए कि जैसे जैसे आपकी करंट की वैल्यू बढ़ेगी ऐसी ऐसी आपकी क्या है, V की वैल्यू भी बढ़ेगी। इन सब की यूनिट, इन सब की डेफिनेशन और इन सब के जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ये आ जाता है हमारा ओम्स लॉ। आगे बात करते हैं हमारे पास रेजिस्टर। देखो यहाँ पर ये आया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस एक तरीके से प्रॉपर्टी हो गई बॉडी की जिसने करंट का अपोज किया। तो करंट को अपोज करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, मींस जिनको हम बोलते हैं रेजिस्टर, उनका हम करेंगे अपना कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि उनको पूरे एक सर्किट में अगर लगाएंगे तो जो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो किस तरीके से आएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर हमारा बेसिक चीज तो आएगी रेजिस्टर। तो रेजिस्टर क्या हो गया, रेजिस्टर हमारा हो गया
जिसका जो सिंबल होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से हमारा होता है, ये होता है हमारा रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होता है, करंट का अपोज करता है। तो इसके हमारे क्या आते हैं, इसके हमारे कॉम्बिनेशन आते हैं। कॉम्बिनेशन दो तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सीरीज जो कि हम अपना रियल लाइफ में यूज करते हैं, दोनों तरीके सीरीज। और दूसरा क्या हो गया हमारा, लिख देता हूं यहीं पर, दूसरा हमारा हो गया पैरेलल। इस तरीके से हम साइन बना देते हैं सिंपल। तो सीरीज में क्या होता है, जितने भी हमारे पास जो भी ये रजिस्टर है इनको क्या है हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। जैसे मेरे पास ये 4 मेरे पास क्या हो गए, 4 रजिस्टर हो गए, और इसको ए पॉइंट से ये यहाँ पर बैटरी लगा दो, और ये मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ से मेरा करंट फ्लो होगा, ये डायरेक्ट यहाँ से मेरा करंट फ्लो होगा और इस तरफ से ये करंट आ जाएगा। तो इन चारों में मेरे पास ये रजिस्टर 1 हो गया, ये रजिस्टर 2 हो गया, ये रजिस्टर 3 हो गया और ये रजिस्टर 4 हो गया। इस तरीके से मैं इनको लगा सकता हूँ सीरीज में। अब देखो यहाँ पर R1 R2 R3 अलग अलग रजिस्टर हैं, इन सब की वैल्यू भी अलग है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसकी 1 ओम है, इसकी 2 ओम हो गई, इसकी 5 ओम हो गई और इसकी 7 ओम हो गई। तो जो इस पूरे सर्किट में जो टोटल रेजिस्टर, और यहाँ पर जो बैटरी है वो क्या है 10 वोल्ट की है मान लो। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो अगर सारे रजिस्टर आपके सीरीज में लगे होंगे तो वहां पर जो टोटल रेजिस्टेंस मीन्स RT होगा वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस का R3 प्लस का R4। मीन्स आप सारे रेजिस्टर को क्या करोगे, इंडिविजुअली प्लस कर दोगे, वहां से जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा। आपके पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, आपके पास V की वैल्यू पता है तो फॉर्मूला लगाओगे V इक्वल टू RI, और यहां से अपना क्या है I भी निकाल सकते हो। V आपको पता है, R आपने निकाल लिया, तो I की वैल्यू आप इंडिविजुअली निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे जो कि ओम्स लॉ और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को दोनों को मिला के आ गए। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल। देखो पैरेलल में क्या होता है, और देखो सीरीज का यूज भी बता देता हूं। सीरीज का यूज कहां पर करते हैं, जैसे जो आप घर में लड़ियां लगाते हो, जो लाइटिंग लगाते हो, और शादी वादी में आपने देखा होगा लाइटिंग लगती है तो बल्ब लाइन वाइज लगे हुए कुछ इस तरीके से। तो ये सब हमारे वहां पर कौन सा कनेक्शन यूज होता है, सीरीज कनेक्शन यूज होता है। और यहां पर जो हमारा जो करंट है वो सब में क्या होता है, सेम जाता है। मतलब जितने भी सर्किट ये है ना करंट, मतलब जितने भी रेजिस्टर है इनमें जो करंट की वैल्यू है वो सब में सेम ही जाती है। अब हम इसको सीरीज को हम क्या घर में यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि देखो घर में टीवी भी है, फोन भी है, रेफ्रिजरेटर है, तो मतलब हाई एंड डिवाइसेस भी हैं जो कि जिनको ज्यादा करंट चाहिए, और मोबाइल और ये छोटी छोटी चीजें होगी जिनको लो करंट चाहिए। तो अब सबको करंट तो इक्वल मिल रहा है, तो जो डिवाइसेज है वो सीरीज में हमारे घर में वर्क नहीं करेगी, इसलिए हम उसको किस चीज में लगाते हैं, इसलिए हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन आता है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल। यहां पर क्या होती है, वोल्टेज तो सब में सेम होती है बट करंट सब में सेम नहीं होता। करंट जिसको जितना चाहिए वो उतना ले सकता है, इसलिए हम घरों में भी क्या यूज करते हैं, पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है वो यूज करते हैं। अब ये देखो ये कैसे होगा, ये मान लो मेरा फर्स्ट रजिस्टर लग गया, ये मेरा क्या हो गया मान लो सेकंड रजिस्टर हो गया, और ये मेरा क्या हो गया थर्ड रजिस्टर हो गया। तो तीनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, ये पॉजिटिव और ये मेरा क्या हो गया नेगेटिव। तो इस तरीके से मेरे पास क्या बन गया, ये सर्किट बन गया। ये मेरे पास क्या हो गया R1, ये मेरे पास हो गया R2 और ये मेरे पास हो गया R3। ठीक है, इन सब की अलग अलग वैल्यू मान लो 1 ओम 3 ओम 5 ओम कुछ भी आपकी वैल्यू दे सकता है। अब यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा RT इज इक्वल टू जितने भी आपके जो रेजिस्टर है, अगर उन सब का रेसिप्रोकल करके आप क्या, इसको भी रेसिप्रोकल करना है 1/RT। इन सब को आप क्या कर देते हो, रेसिप्रोकल करके आप क्या कर देते हो, सम कर देते हो, और फिर RT की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो जो RT आएगा वो आपका आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। और फिर वही फॉर्मूला V इज इक्वल टू RI, सिंपल। यहाँ से V आपको पता होता है, वो आपको दे के रखेगा, मान लो 50 वोल्ट हो गया, R आपने निकाल लिया, I आप सिंपली निकाल सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होता है, I हर किसी में हर अलग अलग में I हमारा अलग अलग होता है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि इसके पैरेलल के यूजेस, पैरेलल हम एक तो घर में यूज करते हैं, और जहां पर हमें अलग अलग करंट चाहिए हर किसी रेजिस्टर में, हर किसी एलिमेंट में, वहां पर हम अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन अपना यूज करते हैं। ये आ जाते हैं हमारे दोनों कॉम्बिनेशन। ठीक है पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। देखो एक हमारा स्पेशल चैप्टर भी आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि इससे नेक्स्ट चैप्टर है, उसकी भी रिवीजन वीडियो आपके चैनल पर आ जाएगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि वो वीडियो आपको मिल जाए। बाकी चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, वो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, तो आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, आपने ध्यान दिया होगा। तो 6th-7th क्लास में एक टॉपिक आता था, छोटा सा टॉपिक था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी किसी वायर में से
जब भी किसी वायर में से आपका क्या है, ये ए होगी या बी हो गया, जब भी किसी वायर में से कोई करंट फ्लो होता है तो वो मेनली दो इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। एक तो आता है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट, एक आता है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की। तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, वो वायर को या फिर जो भी कंडक्टर है उसको क्या कर देता है, वहां पर हीट प्रोड्यूस कर देता है, उसको गर्म कर देता है करंट के फ्लो से। तो करंट फ्लो होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, उसी फिनोमेना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, जो कि किसके इक्वल होता है, H इज इक्वल टू मींस वहां पर जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो ये H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के इक्वल हमारा होता है। इसमें I का मतलब है हमारी करंट, R का मतलब हो गया हमारा जो वायर का रेजिस्टेंस है वो, और T मतलब कितने टाइम के लिए हमारी क्या करंट फ्लो हुई है। एक तरीके से हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी जूल, या फिर हम बोल सकते हैं कैलोरी हमारी यूनिट हो जाएगी। बिगर यूनिट जूल, स्मॉलर यूनिट हमारी अलग से यूज कर सकते हैं, हमारी कैलोरी हो जाएगी। और इसके अलग भी फॉर्मूले आते हैं जो कि किसके इक्वल है, हमने यहाँ पर लिख रखे हैं H इज इक्वल टू, वो बस कन्वर्जन है, H इज इक्वल टू वी आई टी। मीन्स यहाँ पर अपना I को मैंने, इसको R को मैंने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, V में कन्वर्ट कर दिया, किससे, V इज इक्वल टू आर आई फॉर्मूले से, जो कि क्या है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो H इज इक्वल टू आई टी आ गया। साथ साथ आप ये भी यूज कर सकते हो, P इज इक्वल टू वी आई, मीन्स जो पावर है वो किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल हमारी आती है। क्लियर पॉइंट, ये आ जाता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, और आपसे पूछेगा, आपसे बोलेगा कि ये कंडक्टर में करंट की वैल्यू इतनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, इतने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ है, तो वहां पर बताओ हीटिंग एनर्जी मतलब हीटिंग इफेक्ट कितना होगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हीट की वैल्यू निकाल लोगे। और हीटिंग इफेक्ट का तो सिंपल मतलब होता है कि व्हेन द करंट फ्लो इन द वायर इट प्रोड्यूस द हीट, इट दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। ये हमारा सिंपल सा टॉपिक आ जाता है। अब नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है कि एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम, मींस जो वायर है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं एनर्जी कंजप्शन, या फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको बोलते हैं पावर। डिनोट करते हैं P से। पावर का मतलब हो गया वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितना काम हुआ कितने टाइम में, वो हो गया हमारा पावर की फॉर्मूला। और जो उसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी वॉट की, या क्या यूनिट होती है, वॉट हमारी यूनिट होती है। अगर बिगर यूनिट लेनी है तो हम क्या ले लेते हैं, किलोवॉट हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, पावर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, V अपॉन आई के इक्वल होता है, और साथ साथ पावर किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर आर के इक्वल होता है। देखो कोई अलग फॉर्मूले नहीं, दोनों एक ही फॉर्मूले। सिंपल यहाँ पर आप क्या करा, V को R में कन्वर्ट कर दिया, वही फॉर्मूले से V इक्वल टू आर आई से कुछ भी अलग नहीं है। एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका जाता है इलेक्ट्रिक पावर, जिसकी यूनिट क्या हो गई, किलोवाट हो गई। और यहाँ पर हम जो कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं, मींस जिसको बोलते हैं 1 यूनिट, वो किसके इक्वल होती है, 1 किलोवाट आर के इक्वल होती है। ये हमारी क्या है, ये एनर्जी है, ठीक है, ध्यान रखना एनर्जी है, जो कि आपने देखा होगा घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वहां पर किलोवाट और यूनिट में हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज आती है, जो कि किसके इक्वल होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होती है। ये हमारा पॉइंट आता है। और देखो जितने भी वोट, रेजिस्टेंस, एम्पियर, ये सब हो गए, आपकी डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट होती है। 1 वोट की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की डेफिनेशन, 1 ओम की डेफिनेशन और 1 वोट की डेफिनेशन, ये आपके लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैसे बनाओगे, जैसे वोट किसके इक्वल है, पावर किसके इक्वल है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इसके इक्वल है। तो व्हेन आप बोल दोगे when 1 joule of work is done in 1 second then the power is known as 1 watt, ठीक है, इस तरीके से पावर आ गया वोट वाला। और 1 वोट किसके इक्वल होता है, V इक्वल टू आर आई हो गया ना, आर आई ले सकते हो, या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो किसके इक्वल आया था, मेरा V इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था, वर्क अपॉन मेरा टाइम नहीं चार्ज था ना, एक सेकेंड, यहाँ पर W अपॉन क्यू था, सॉरी, हाँ, W अपॉन क्यू मीन्स वर्क डन अपॉन चार्ज। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम देन द पोटेंशियल इज नोन एज 1 वोल्ट। ये आप अपना यूज कर सकते हो। ऐसी 1 एम्पियर, ऐसी 1 ओम की आपकी इस तरीके से डेफिनेशन आ जाते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है। तो इस तरीके से आ जाता है आपका पूरे चैप्टर का रिविजन। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और साथ साथ आपने क्या कुछ नया भी आपको सीखने को मिल गया होगा। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको अच्छे से रिवाइज करते हो, और जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और जो आपकी थोड़ी बहुत साइड बुक है, थोड़े से वो सैंपल पेपर्स जो है उनको अगर कर लेते हो तो आपके फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट आता है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका सोल्यूशन हम वहां पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी चैनल पर और ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट पहले से अपलोडेड है, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। सबका लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और
ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक भी जरूर कर देना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आप मेरा मतलब हमारे लिए भी और आपके लिए सबके लिए क्या अच्छा काम होगा। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।